Good afternoon, sir. Good afternoon. हेलो। हाँ। पीडीएफ दिख रहा है सबको? पीडीएफ विजिबल है? ठीक है, देखिए लास्ट टाइम हमने ये ग्राफ देखा था, लोथर मेयर्स का ग्राफ देखा था, कर्व देखा था कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया था और इनके बेसिस पे मेंडलीफ ने नई थ्योरी दी थी या नया कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कि जो पीरियोडिक टेबल है या जो एलिमेंट्स है उसे कैसे बनाया जाए, कैसे अरेंज किया जाए। ठीक है, तो इनका जो बेसिस था मेंडलीफ का, इन्होंने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को लेके सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके। जैसे इन्होंने सबसे पहले बनाया इसको एटॉमिक वेट को लेके, तो पहला पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। देन 63 एलिमेंट्स वर नोन। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट ही पाए जाते थे, या यूं कहिए कि 63 एलिमेंट्स के बारे में ही डिस्कवर किया गया था, या साइंटिस्ट को इनके बारे में ही पता था, इससे अधिक पता नहीं था। देन नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं किए गए थे, डिफाइंड नहीं थे। He was the first scientist to classify the elements in a systematic manner, that is in horizontal rows and in vertical columns. इन्होंने ही systematically सारे elements को arrange किया और तब जाके हमको periodic table का definition दिया या समझाया इस चीज को। Horizontal rows are called periods. जो horizontal rows हैं, जो ऐसे हम पढ़ते हैं, वो हमारा periods कहलाते हैं। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं।
ठीक है। पीरियोडिक टेबल में दो टाइप से हम पढ़ते हैं, एक तो लेफ्ट से राइट की ओर हम मूव करते हैं तब उसे हम पीरियड्स कहेंगे, और टॉप से बॉटम की ओर हम आएंगे, जो ऊपर से नीचे आएंगे उसे हम ग्रुप्स कहेंगे। Then vertical columns are called groups and there were 8 groups in Mendeleev's periodic table. उस टाइम पे 7 पीरियड थे मेंडलीव के हिसाब से और 8 ग्रुप्स थे। तो ये जो 7 पीरियड है, ये 7 पीरियड अभी भी डिफाइंड है, अभी भी यही लेते हैं हम, लेकिन ग्रुप्स में चेंजेस हैं। अभी टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। Then next point, each group up to 7th is divided into A and B subgroups. 1 से लेकर 7वां ग्रुप जो है वो A और B में डिवाइडेड है। और एक चीज इन्होंने जो डिवाइड किया था ग्रुप्स को, जो पीरियोडिक टेबल में आपको भी दिखाऊंगा, देखिए इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दिया था और इसको डिवाइड किए थे ए और बी में। तो ये जो ए और बी में जो डिवाइड है, ये बेसिकली वैलेंसी के ऊपर डिवाइड था। ठीक है, वैलेंसी के अलावा ये ज्यादा और कुछ समझा नहीं पाए थे इसको लेकर। जो ग्रुप नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब जो है ये वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप में, देन सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, तो सबकी वैलेंसी को लेके इन्होंने दिया था कि ऐसे एक वैलेंसी होगी या 2 वैलेंसी होगी या 3 वैलेंसी होगी। ठीक है, then each group up to 7th is divided into A and B subgroups. A subgroups element are called normal elements and B subgroups elements are called transition elements. ठीक है, जो ग्रुप्स A वाले हैं, जो एलिमेंट ग्रुप A में है उसको हम नॉर्मल एलिमेंट कहेंगे, जो ग्रुप B में है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल देखिए, यहाँ पे जो ए के अंडर आते हैं, जो ए के नीचे इधर आ रहे हैं, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहेंगे। जो बी के नीचे आएंगे इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये डी ब्लॉक्स, जो अभी डी ब्लॉक है, जो डी में इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं, ठीक है, तो उनको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो सबके साथ यही फंडा है। जब हम नॉर्मल पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे क्या कि जो भी बी के एलिमेंट्स जैसे कॉपर, देन सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पे जिंक है, कैडमियम, मरकरी, गैलियम, इंडियम, ठीक है, तो ये जितने भी है यहाँ पे टोटल आपका डी ब्लॉक में पड़ता है और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। देन द 8th group consists of 9 elements in 3 rows, that is transitional metals group. यहाँ पे जो 8वां ग्रुप है, ये जो 8वां ग्रुप है, ये 8वां ग्रुप 3 रो में बटा हुआ है। 1 रो, 2 रो, सॉरी 1 रो, 2 रो एंड 3 रोज। ठीक है, और इन तीनों में जो भी एलिमेंट्स है ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, ये सभी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी ब्लॉक में होंगे। Then the elements belonging to same group exhibit similar properties. वो elements जो same group में होंगे वो similar properties show करेंगे, जैसे chemical properties, physical properties। ये जो properties हम पढ़ते हैं, जैसे उनका कैलो रिएक्शन, उसके बाद कलर वगैरह, ठीक है, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, ये सब उनसे प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगा उनका सब एक जैसा ही देखने को मिलेगा। देन मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल से हमें क्या फायदा हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स को एक सही तरीके से अरेंज करने के बाद हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिलेट करना, उनको स्टडी करना, ये काफी आसान हो गया था मेंडलीव की वजह से। The first time all known elements were classified in groups according to their similar properties. So study of the properties of elements become easier. एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी को दूसरे से रिलेट करके तब समझना कि कौन सा एलिमेंट किसके लिए बेहतर है, किस रिएक्शंस के लिए बेहतर है, ये आसान हो गया था। सेकंड पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अभी देखिए इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, यहाँ पे काफी जगह खाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस जगह पे यहाँ का बी का सेक्शन खाली है,
यहाँ बी का सेक्शन खाली है, ठीक। देन यहाँ बी का सेक्शन, यहाँ बी सेक्शन वगैरह इन्होंने खाली छोड़ा था। अब ग्रुप के हिसाब से इन्होंने ए और बी तो यहाँ डाल दिया, लेकिन ये जगह इन्होंने भरा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट दिया। उसके बाद यहाँ का ये जगह खाली छोड़ा इन्होंने, ये जगह खाली छोड़ा, ये जगह छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, यहाँ जगह खाली है, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, और बहुत जगह इन्होंने ऐसा छोड़ा ताकि जो नए एलिमेंट्स आ सके, अगर नए एलिमेंट्स की खोज होती है तो उसको खाली जगह पे पुट किया जा सके, रखा जा सके, ठीक है। उन इस एलिमेंट्स के लिए ये श्योर नहीं थे कि ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा कि भाई ऐसा कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा ही हमको। जैसे देखिए इन्होंने किस किस के लिए जगह छोड़ा था। सबसे पहले prediction of new elements. It gave encouragement to the discovery of new elements as some gaps were left in it. Scandium, gallium, germanium, technetium. These were the elements for whom positions and properties were well defined by Mendeleev even before their discovery, and he left the blank spaces for them in his table. इन्होंने क्या किया था अपने टेबल में, अपने पीरियोडिक टेबल में जो जगह छोड़ा था उसके लिए इन्होंने बताया था कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और उसका नाम तो इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन उसके बारे में बोला था कि इस टाइप के एलिमेंट्स पक्का पाए जाते हैं नेचर में, जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखिए एग्जांपल क्या है, ब्लैंक स्पेस एट एटॉमिक वेट 72 इन सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड एक्का सिलिकॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे means properties like silicon and element discovered later was named as germanium। देखो मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ, जो अभी हमारा पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे देखिए ये जो जर्मेनियम है, यहाँ पे जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ ये जर्मेनियम है, ठीक है। ये स्पेस जो है उनके टाइम में खाली छोड़ा गया था, और कहा गया था कि यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा जो, यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा सिलिकॉन के जैसा, ठीक है। और इस जगह को उन्होंने खाली छोड़ा था और कहा था इसका नाम एक्का सिलिकॉन, ठीक है। वैसा एलिमेंट जो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज को शो करता हो। देन इसी टाइप के काफी सारे एग्जांपल्स है, जैसे एक का एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के ठीक नीचे वाला एलिमेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम गैलियम कहेंगे। उसके बाद एक का बोरोन, जिसका ठीक नीचे का नाम है स्कैंडियम। देन एक का सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक का मैंगनीज, जिसका जिसका नाम है टेक्नेटियम। तो ये सारे एलिमेंट्स उन्होंने एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा था, और बाद में ये डिस्कवर किया गया था, तब इसको हमने पीरियोडिक टेबल में डाला। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। तो पीरियोडिक टेबल में जो लोथर मेयर ने जो ये बताया था ग्राफ को देके, तो उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से दिया था, ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है हर एलिमेंट का डिफर करता है, क्योंकि साइज डिफर करता है, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम जो है ये करेक्ट नहीं आ सकता किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि जो रेडियस वगैरह है ये प्री डिफाइंड और एग्जैक्ट वैल्यूज हमेशा नहीं मिलते, ठीक है। तो उस टाइम नॉलेज भी कम था लोगों को, और टेक्नोलॉजी कम थी, जिसके वजह से उनका कुछ ना कुछ एरर था। तो इस एरर को, उसके वेट के एरर को मेंडलीफ ने रिमूव किया था। कैसे रिमूव किया था? इन्होंने वैलेंसी के टर्म को डिफाइन किया, ठीक है। वैलेंसी को समझाया था कि वैलेंसी जो है अगर करेक्ट आती है तो हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्टली बता सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है बेरिलियम, उस टाइम पे बेरिलियम को माना जाता था ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट कहने का मतलब है कि वैसा एटम जिसके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट। इसको हम कहेंगे ट्राईवैलेंट, ठीक। अगर इसी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसे कहेंगे डाईवैलेंट, ठीक। तो इस कंडीशन में जो एटॉमिक वेट निकल के आया था वो आया था 13.5,
जो कि गलत एटॉमिक वेट था। लेकिन मेंडलीफ ने इसको सुधारते हुए क्या कहा कि बेरिलियम का जो वैलेंसी है वो वैलेंसी 2 होता है, जिसके वजह से बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 आता है। क्योंकि अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट बेरिलियम का 9 लेते हैं, वो इसी वजह से लेते हैं। और इस वजह से एटॉमिक वेट काफी सारे एलिमेंट्स का सुधारा गया था। लेकिन ये एटॉमिक वेट जो सुधारने का तरीका था, ये भी करेक्ट वैल्यू नहीं था, हर एलिमेंट के लिए ये भी लागू नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जाके मेंडलीफ की जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं फंस जाती थी। लेकिन इन्होंने काफी कुछ दिया था, काफी कुछ समझाया था, जिससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। देन डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इन्होंने क्या क्या डिफेक्ट छोड़ दिया। डिफेक्ट कहने का देखो, यहाँ पे डिफेक्ट का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, कि आप इसको यूं समझिए कि उस टाइम पे जितनी उनको जानकारी थी उतना उन्होंने दिया। ठीक, यूं समझ के लिए उनकी उनकी थ्योरीज में कुछ गलतियां नहीं थी, लेकिन ये था कि उनका जो जानकारी था उस टाइम पे उन्होंने वो चीज दिया, और अभी के हिसाब से वो डिफेक्ट हो गया। तो सबसे पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। ठीक है, अभी देखो हम बात कर रहे हैं वैलेंसी की। ठीक, वैलेंसी का मतलब क्या है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो हाइड्रोजन के कंडीशन में क्या है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करेगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन वापस से ये लेना चाहिए, तब जाके इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। उसी जगह पे जब हम बात करते हैं हेलोजेंस की, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, देन ब्रोमीन है और आयोडीन है हमारा, तो इन सब के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर पे एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर में ले सकता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन और ये जो हेलोजेंस है इनके बीच में सिमिलैरिटी है। कैसा? तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की सिमिलैरिटी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो पोजीशन गड़बड़ है, वो पोजीशन गड़बड़ है। तो क्यों गड़बड़ है? तो इस वजह से कि हाइड्रोजन को हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, मतलब पहले पहले ग्रुप और पहले पीरियड में प्लेस कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे ये रखा गया है फ्लोरीन क्लोरीन, इन इसके जगह पे भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो एक रीजन इसका यही है कि दोनों के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस वजह से। दूसरा रीजन है कि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, इस वजह से। तो मेंडलीफ के टाइम पे ये भी एक डिफेक्ट माना जाता था कि भाई ये नॉन मेटल्स है तो ये मेटल्स के जगह पे कर क्या रहा है। उसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैपेसिटी है, तो ये मेटल्स के जगह पे कर क्या रहा है। लेकिन उन्होंने इसको फिर भी यहाँ पे रखा, सिर्फ और सिर्फ इसके एटॉमिक वेट के वजह से, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेट के वजह से, और कुछ भी इन्होंने नहीं समझाया था। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आज भी प्रियांशु देखिए, आज भी मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ, देखिए। ये आपका पीरियोडिक टेबल है जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको अगर आपके आसपास का मार्केट अगर खुल चुका है तो आप जाके ये पीरियोडिक टेबल ले लीजिए। ठीक है, हर किसी के रूम, स्टडी रूम में ये कंपलसरी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है इस जगह पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में गिना नहीं जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, ये हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में गिना नहीं जाता है। हम ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे बेस्ड है। ठीक है, इस वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होने की वजह से इसको फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। दिस डजंट रिप्रेजेंट अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये नॉन मेटल ही है। समझ में आया?
देखो ये जो हाइड्रोजन का पोजीशन है ना, इस पोजीशन को लेके हर जगह डाउट उठते हैं, चाहे मेंडलीफ का पढ़ लीजिए, चाहे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिए, और हर किसी में एक ही डाउट है कि भाई इसको अल्कली मेटल या ग्रुप वन में क्यों रखा गया है। तो रखने का रीजन ये है कि मेंडलीफ ने जब इसको समझाया था तब उन्होंने एटॉमिक मास को लेकर समझाया था, और पूरे पीरियोडिक टेबल में उनके पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का हाइड्रोजन ही था, सबसे कम एटॉमिक वेट जो था वो हाइड्रोजन का ही था, इसीलिए सबसे पहले यहाँ आ गया। अब चूंकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें क्या है कि जो डिफाइंड है पीरियोडिक टेबल वो इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लेकर डिफाइंड है, मतलब एटॉमिक नंबर को लेकर डिफाइंड है। तो हाइड्रोजन ही है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक, और इसी वजह से इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले रखा गया है। अभी ये देखो, अभी ये सक्सेस ही माना जाता है, इसलिए क्योंकि अभी का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर्स पे डिफाइंड है, इसीलिए सक्सेस माना जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, कि एक के टाइम में एटॉमिक वेट था इसीलिए पहले यहाँ रखा गया था, दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक टाइम में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक नंबर पे डिफाइंड है इसीलिए पहले रखा गया है, इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, नो सेपरेट पोजीशंस वर गिवन टू आइसोटोप्स। अभी मेंडलीफ ने, देखिए मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के ऊपर दिया है, लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको छोड़ना चाहिए था, आइसोटोप्स के डिफरेंट मासेस की वजह से उनको ये जगह छोड़ना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स पर कुछ नहीं बताया। तो ये भी उनके पीरियोडिक टेबल का एक डिफेक्ट था कि भाई जब आप एटॉमिक वेट पे सारे एलिमेंट्स को समझा रहे हैं तो आपको आइसोटोप्स को भी कंसीडर करना चाहिए। Then third point, it is not clear whether the lanthanides and actinides are related to 2A or 2B group. देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम जो लैंथेनाइड्स पढ़ते हैं, लैंथेनाइड्स कहने का मतलब है यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, ये जो 57 का जो ये एलिमेंट है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, मतलब ये जो एफ ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है ये किससे रिलेटेड है इसको उन्होंने समझाया नहीं था। अब हम उनके पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो उनका जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो इसको उन्होंने बताया नहीं कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो किससे रिलेटेड है, मतलब ए में होंगे या बी में होंगे, उनके टाइम पे ये भी कंफ्यूजन था। The next point, although there is no resemblance except valency of subgroups A and B, ठीक है, A और B में वैलेंसी के अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे वन की अगर हम बात करें, वन ग्रुप की, तो वन ए और वन बी दोनों में वैलेंसी के अलावा कोई सिमिलैरिटी हमको देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए कहा गया था कि वैलेंसी के अलावा इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, बाकी और कोई प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करता है। The next point, order of increasing atomic weights is not strictly followed in the arrangement of elements in the periodic table. For example, cobalt 58.9 is placed before iodine 127 and argon 39.9 before potassium, ठीक है। अभी देखो यहाँ कहता क्या है कि इन्होंने जो एटॉमिक वेट से पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक, तो इसमें भी डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स कहने का मतलब है गलतियां थी, क्योंकि जो एटॉमिक वेट कम है वो पहले आना चाहिए और जो एटॉमिक वेट ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं था। अब देखो यहाँ पे जहाँ मैं माउस दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए टी 127.60 और यहाँ पे आयोडीन 126.90, ठीक है। अब देखो आयोडीन एटॉमिक वेट कम होने की वजह से इसको पहले आना चाहिए था इस, और टीई को बाद में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आयोडीन को बाद में रखा है, ठीक, तो इस चीज को भी वो बता नहीं पाए थे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो इस टाइप से बहुत सारे डिफेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे एटॉमिक वेट से लेके। हाँ, ऐसा ऐसा बहुत सारा एलिमेंट था जिसको वो समझा नहीं पाए थे कि कम एटॉमिक वेट वाला बाद में क्यों आ रहा है और ज्यादा एटॉमिक वेट वाला पहले क्यों आ रहा है। कोई को डाउट है?
नो सर, वो गलती से हो गया था, सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखिए एग्जाम में ये पीरियोडिक टेबल आपको बनाने के लिए नहीं आता। ठीक है, आपको सिर्फ पूछेगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब लिखने को आता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं करना है, इसको रटते मत बैठ जाइएगा। ठीक, सबको बोल दे रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल आपको रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना इससे। चलिए अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, जो हमारा इम्पोर्टेंट है और इसी चीज को हमको पढ़ना है आगे भी और अभी भी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो थ्योरी है ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, और इसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? तो मूजले ने। मैंने आपको मूजले की थ्योरी बताई है कि मूजले ने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था। जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से, एटम से बाहर जा रहा है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डिफाइन करेगा। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो जो प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रॉन डिफाइन करेंगे। इसीलिए ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बनाया गया है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे, या फिर यूं कहिए तो प्रोटॉन्स के नंबर चाहे एटॉमिक नंबर पे बना गया है। डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस of their respective atomic numbers. In the long form periodic table, the elements having the same electronic configuration in their outermost shell were grouped together. The electrons in the outer shell are termed as valence electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं सेल के एकदम आखिरी में, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे। जैसे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज, जैसा मेंडलीफ ने कहा था, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को। जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको ग्रुप्स कहते हैं। ठीक, अब इन ऑल देयर आर 7 पीरियड्स। जो मेंडलीफ ने 7 पीरियड बताया था वही 7 पीरियड्स हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूज करते हैं, लेकिन ग्रुप्स का फर्क है। यहाँ पे 18 ग्रुप्स यूज किया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और मेंडलीफ में 8 ही यूज किए जाते थे। उन्होंने 8 को जो है वो सब डिवाइड किया था ए और बी में। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनिए, उन्होंने 8 को सब डिवाइड किया था ए और बी में, और यहाँ पे जो है 18 ग्रुप्स डिफाइंड है। मतलब उसी 8 ग्रुप्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 में बदला गया है। So these groups were divided into 2 categories according to the old convention. Now the groups are numbered from 1 to 18. In old convention, groups numbers were 1A, 2A to 7A, 1B to 8B. ठीक है, अब देखो पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से। हमारा जब हम इधर से इधर मूव करेंगे, सॉरी, इधर से जब इधर जाएंगे, जैसे लेफ्ट से अगर हम राइट की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा पीरियड कहलाएगा। ठीक है, आपको बताया पहले भी। उसके बाद जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ये हमारा ग्रुप्स कहलाएगा। अब ये जो ग्रुप्स है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो 1A, मतलब IA, या यूं कहिए तो ये रोमन नंबर में लिखा है 1A, 2A, इधर है हमारा 3A, 4, 5A, 6A और 7A। उसके बाद जो दूसरा है हमारा दूसरा ग्रुप है वो है यहाँ पे 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, देन ये 3 हमारा 8B है, और उसके बाद 1B, और ये हमारा। ठीक है, तो ये 2 हिस्सों में बटा है ए और बी में। जो मेंडलीफ ने ए और बी में बांटा था वही ए और बी यहाँ पे भी, अगर आप दोनों पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करेंगे तो वही ए और बी यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। और ध्यान दीजिए ये जो ए और बी है, तो ए और बी में जो रोमन नंबर है, जैसे ये हमारा 1 हो गया, देन 2 है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये रोमन नंबर हमको वैलेंसी बताते हैं। ठीक है, या तो फिक्स्ड वैलेंसी या फिर वेरिएबल वैलेंसी। जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है इस डी ब्लॉक में, तो इस जगह पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और आपने
यहाँ पे सर सर यहाँ आप पीरियड लिख दिए सर हॉरिजॉन्टली में, जबकि ना ग्रुप ना होगा वो। नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये पीरियड्स होता है, टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप। क्या आपको हॉरिजॉन्टल में 18 रोज दिख रहे हैं क्या? हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्या? हॉरिजॉन्टल का मतलब ये देखो, इधर से मैं एरो बना रहा हूँ, ठीक है सर। समझ में आ गया? यस सर समझ में आया, गलती हो गया। कोई बात नहीं, होता है। देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये इस टाइप से रोज काउंट किए जाते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, एक पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर पढ़ा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर आपने पढ़ा है। तो ये जो नंबर है, ये जो हमारा रोमन नंबर है यहाँ पे, ये रोमन नंबर हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के भी वैल्यू देता है, ठीक। तो स्पेशली हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें, तो ये जो रोमन नंबर है ये हमको मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देगा, या यूं कहिए कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या क्लियर नहीं है क्या? देखो फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, आप सब ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइंड होते हैं। हम बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर से एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, रिडक्शन नंबर से नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके जो ग्रुप नंबर है, जैसे 6A की मैं बात करूं, 7A की बात करूं, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये मिनिमम जाएगा -7 और मैक्सिमम जाएगा +7, ठीक। तो इस चीज को ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन नंबर, स्पेशली फॉर नॉन मेटल्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू इतना जाता है, ठीक है। और कहते क्या है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से अधिक नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एन एलिमेंट कैन नॉट हैव ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन इट्स ग्रुप, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव। तो ये ध्यान रखिए, या आप चाहिए तो कॉपी में भी आप लिख लीजिए। चलिए फटाफट लिख ही लीजिए कि an element cannot have oxidation number more than its group. An element cannot have oxidation number more than its group. An element cannot have oxidation number more than its group. हो गया लिख के? लिख के हो गया सबका? बाकी लोग सब लिख लिए? चलिए ठीक है। देखो ये जो पुराना कन्वेंशन है जो रोमन नंबर्स में लिखा गया है 1 2 3 4 ऐसे करके, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 18 तक, ठीक है। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि ग्रुप नंबर दो तरीके से लिखा गया है, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर ये रोमन नंबर्स का वैल्यू, ठीक। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस रोमन नंबर से दिया जाता है, ये न्यूमेरिकल नंबर से नहीं दिया जाता। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम 18 ग्रुप की हम बात करें, तो 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है ये 0 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें इस ग्रुप के हिसाब से, तो नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर +18 या -18 इतना होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है 0।
ठीक है। तो इसी वजह से इस चीज को, ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू से ना डिफाइन करके इस रोमन नंबर से डिफाइन करते हैं। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम पीरियड्स की, तो पहला पीरियड, सबसे फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है। दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो एक तो है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, मतलब पीरियड स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, ये कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। उसके बाद सेकेंड पीरियड में है टोटल 8 एलिमेंट्स हैं इसमें, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। ठीक, इसको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। उसके बाद जो थर्ड पीरियड है हमारा, उसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं और इसको भी शॉर्ट पीरियड ही कहा जाता है। देन उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक, इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड, इनको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। देन उसके बाद आता है सिक्स्थ और सेवेंथ, जिसमें आपके पास 32 एलिमेंट्स होते हैं, इनको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, इसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। और ये जो पीरियड है लॉन्गेस्ट पीरियड, इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इनको हम इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 118 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो पीरियोडिक टेबल फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर कहने का मतलब है 8-10 साल में जो आएगा, उस टाइम पे हम लोग और भी एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने 124 का जो स्पेस है, 124 तक का स्पेस डिफाइन किया है और कहा है कि 118 के बाद और 6 एलिमेंट्स हैं जो आ सकते हैं, उनके लाइक प्रॉपर्टीज कुछ क्या था। हाँ देखो, आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको 124 या 126 का लिस्ट मिलेगा। ठीक है, कि इतना तक आपको स्पेस खाली छोड़ा गया है। मतलब ये आप सर्च कर सकते हैं कि वैकेंट स्पेस लेफ्ट इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वैकेंट स्पेस लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल, तो आपको 124 126 तक लिस्ट मिलेगा कि कुछ स्पेसेस अभी छोड़े गए हैं, और ये देखा गया है कि कुछ वैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हमको वहां मिलने वाले हैं।